हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं और जिसका नेम है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी और एंथैल्पी दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आज हम पढ़ रहे हैं, होती क्या है। जब भी हम किसी भी गैसियस एटम की बात करते हैं बेटा, पहली बात तो ये समझना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी गैसियस एटम के लिए होती है। ये सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू आती है, तो मेनली गैसियस के लिए हम यूज करते हैं। जब भी कोई गैसियस एटम है बेटा तो उसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के राउंड क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो फर्स्ट ऑर्बिटल में ऑर्बिट में 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गए। और बाहर वाले क्या मान लेते हैं? एम्प्टी पड़े। ठीक। अब अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके हायर एनर्जी लेवल पे ले जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? इसको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा बाहर ले जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो समझो एनर्जी देनी क्यों पड़ेगी। क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज से अपनी तरफ। अब इसको अट्रैक्ट कर रहा है और हमें न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है, तो यानी कि हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो इस अट्रैक्शन से स्ट्रोंग हो। ये अट्रैक्शन हमें खत्म करनी है या इस अट्रैक्शन को हमें कम करना है, तो इस अट्रैक्शन से ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई मान लेते हैं मेरे हाथ में मार्कर है, अगर आप मेरे से मार्कर छीनना चाहते हो तो आपको मेरे से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो आप मेरे से मार्कर छीन पाओगे। वही बात यहाँ पर है, भाई हमें न्यूक्लियस से दूर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। तो ये जो एनर्जी, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ताकि ये क्या बन जाए? गैसियस कटायन बन जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी है, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है, उसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई इतनी तो देनी ही पड़ेगी। यानी जैसे मान लेते हैं इस मार्कर को मैंने 100 एनर्जी से बेटा पकड़ रखा है, तो आपको मिनिमम 100 एनर्जी या 101 एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी, तभी आप मेरे से मार्कर छीन पाओगे। अगर उससे कम लगाओगे तो नहीं छीन पाओगे। उससे ज़्यादा आप कितने भी लगा दो, लेकिन मिनिमम उतनी तो आपको लगानी पड़ेगी। तो यानी कि जो मिनिमम एनर्जी भी इतनी तो लगानी ही पड़ेगी, या इतनी एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी कि इसका जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन की बात करें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron, the most loosely bounded electron, जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, सो दैट इट कन्वर्टेड या इट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस कटायन। क्यों किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? गैसियस कटायन में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल आई एच। एंथैल्पी बेटा एच होती है, तो एंथैल्पी के लिए एच लगाते हैं। आई का मतलब आयनाइजेशन और डेल का मतलब चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर चेंज इन एंथैल्पी, या जनरली इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईई भी लिख देते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऐसे में क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमसे कह दे कि भैया एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में,
आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, तो पहले आप इसको गैसियस में चेंज करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे, तो इसको पहले क्या करेंगे, गैसियस में चेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, एनर्जी देंगे जितनी भी होगी, और फिर ये गैसियस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, देखो ऐसे लिखते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, निकलवा दिया, और इसके लिए हमें एनर्जी जो देनी पड़ी आयनाइजेशन एनर्जी है, और गैसियस एटम के किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस कटायन में, यानी इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंडेड ही क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, सबसे दूर है तो उसको निकालना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू नज़दीक वालों से। तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी कहलाती है। यहाँ तक पता चल गया। अब ये गैसियसिंग होती है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखो मैं इसी एटम की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल लेंगे। मान लेते हैं अगर मैं इस मेटल की बात कर रहा हूँ, कोई भी गैसियस एटम है बेटा, मैंने क्या किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ये गैसियस कटायन में कन्वर्ट हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया बेटा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है बाकी इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। वे मान लो पहले ये क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन को 100 एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके अट्रैक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन फिक्स है, तो इसकी अट्रैक्शन तो उतनी रहेगी। अब ये 100 अट्रैक्शन से 5 को अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो पहले मान लो 6 पे था, तो अप्रोक्सीमेट 90, मतलब आप ऐसे लगा सकते हो 16 पॉइंट समथिंग एनर्जी से इसको अट्रैक्ट कर रहा था। भैया मान लेते हैं न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी 100 है, हम ऐसे मान लेते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे देखेंगे ध्यान से, अब बराबर कर रहा है तो एक के हिस्से में कितना आ रहा है, मान लो 16.1 आ रहा है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। 16 पॉइंट हम मान लेते हैं 5 आ रहा है, ठीक। तो मुझे कम से कम एनर्जी 16.5 से ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, तो यानी कि ये अट्रैक्शन तो यहाँ खत्म होगी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो 100 है, अब ये क्या हो जाएगी, 5 पे होगी, तो इस वाले पे कितनी थी बेटा, 16.5। अब ये 5 पे बचेगी तो कितनी होगी, 20। तो अब हमें एनर्जी इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी जितनी भी हम देंगे। तो यानी कि अब ये क्या होगी, जब ये बाहर निकलेगा तो उसके बाद कितने बचेंगे, 4 पे फिर 100 आएगी तो कितनी होगी, 25। अब हमें इससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो पहले केस में हमें एनर्जी कम लगानी पड़ी, एक के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, ज़्यादा हो जाती है। दूसरे के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकाला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी बढ़ गई, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसी केस में कि मेरे पास क्या है बेटा, मेटल पॉजिटिव से मैंने क्या किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा करके एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, ठीक है। तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसको 2 बोल लेंगे। अब फिर मैं गैसेस एटम से हमने गैसेस एटम वर्ड यूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो इस पे कितना आ गया, +3 चार्ज। तो आप क्या देखोगे कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेकंड वाले से ज़्यादा होती है और वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा होती है। यानी एक ही एटम में जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर सा बेटा, देखो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये एक के बाद इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज होती है, इनको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इनको बोलते हैं। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है बेटा, कि जब हम एक ही एटम से
एक के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। अगर हमें कोई ये कह दें कि डायरेक्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, नहीं, पहले फर्स्ट निकलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड निकलेगा, तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी बनेगी इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जितने ज़्यादा मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होगी बेटा सेकंड से और ये फर्स्ट से होगी। तो पता चल गया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये बात हमें पता चल गई, क्लियर हो गई। अब हमें पढ़ना है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट डालते हैं, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से हमें इसको कवर करना है। तो अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स governing the ionization एंथैल्पी, वो कौन कौन से फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। हायर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, या उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। या हायर के जगह मोर इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख सकते हो, मोर इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। नंबर 2 पे बेटा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बड़ा होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होगा, या न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो यानी कि लार्जर द एटॉमिक साइज लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितना बड़ा साइज होगा बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना लूजली बाउंड होगा। लूजली बाउंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। नंबर 3 पर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये पता है, जैसे मान लो न्यूक्लियस है बेटा, फर्स्ट सेल में एक एस होता है बेटा, सेकंड प्रिंसिपल सेल में sp होता है, थर्ड के अंदर spd होता है, 4 के अंदर बेटा spdf, ऐसे सब सेल होते हैं। तो अगर मैं एक ही सेल की बात कर रहा हूं, एक ही सेल की, तो s सब सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो s सब सेल ज़्यादा पेनिट्रेट होता है एज कंपेयर टू p और d, और जो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है यानी उसका पेनिट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में आप क्या बोलोगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी increases as the penetration effect increases। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फॉर सेम प्रिंसिपल सेल,
सेम प्रिंसिपल सेल की बात करूंगा बेटा मैं, या तो इसकी या इसकी, ये नहीं कि इन दोनों को कंपेयर करोगे, नहीं, या ये या फिर ये। सेम प्रिंसिपल सेल में अगर हम बात करें, पेनिट्रेशन इफेक्ट इज अकॉर्डिंगली, एस ज्यादा पेनिट्रेट होता है पी से, डी से, एफ से, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, एस ज्यादा पेनिट्रेट होगा पी से, डी से और एफ से। तो एस ज्यादा पेनिट्रेट है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो बनेगी, अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, वो बेटा एस की ज़्यादा होगी पी से, डी से और एफ से। जैसे अगर मान लो मैं थर्ड सेल की बात कर रहा हूँ, थर्ड सेल की, तो आप क्या देखोगे, 3s की, फॉर एग्जांपल 3s की आयनाइजेशन एंथैल्पी 3p से ज़्यादा, 3d से ज़्यादा होगी, कि उसमें f तो होता नहीं है। तो यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ये कहता है कि सेम प्रिंसिपल सेल में जो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है वो ज़्यादा पेनिट्रेट होता है, ज़्यादा पेनिट्रेट होता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो 3 फैक्टर हो गए बेटा। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ फैक्टर की। फोर्थ जो हमारा फैक्टर है वो है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट या इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आप लोगों ने पहले भी वर्ड सुना हुआ है, तो देखेंगे ध्यान से। फोर्थ इफेक्ट क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल लो बेटा, शील्डिंग इफेक्ट बोल लो, ये दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। शील्डिंग इफेक्ट, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये होता क्या, ध्यान से समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस के राउंड क्या है, प्रिंसिपल सेल है। न्यूक्लियस के राउंड प्रिंसिपल सेल है। अब मान लेते हैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। मान लो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन, मैंने 18 ही की। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा न्यूक्लियर चार्ज से। लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इफेक्ट, और ये जो इफेक्ट होता है इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा रिपल्सन होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा। अब जितना ज्यादा बाहर की तरफ जाएगा तो न्यूक्लियस से उतना ही लूजली बाउंड होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है वो कैसे निकाल ली जाए या इसको कैसे स्टडी किया जाए, तो इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट से स्टडी किया जाता है बेटा। तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, स्लैटर्स रूल। स्लैटर्स रूल, स्लैटर्स रूल से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको सिग्मा से लिखते हैं बेटा। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। स्लैटर्स रूल पे मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट वैल्यू निकालनी होगी, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो स्लैटर्स रूल से हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। अब एक चीज देखिए, न्यूक्लियर चार्ज से न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है।
लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं भाई, जितनी अट्रैक्शन माइनस में जितनी रिपल्सन, वो वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। भाई न्यूक्लियर चार्ज का या न्यूक्लियस का कितना चार्ज इफेक्टिव है, तो वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही हम देखते हैं कि जिसका ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोजली बाउंड होगा, यानी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, ZEFF, नीचे लिखते हैं जेड इफेक्टिव। इसका फॉर्मूला होता है बेटा टोटल एटॉमिक चार्ज माइनस में सिग्मा, यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट। टोटल न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक चार्ज लिख सकते हो, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जेड होता है माइनस सिग्मा, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो यहां से क्या निकलता है, जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलता है। और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, देखो इफेक्टिव का मतलब क्या है भाई, न्यूक्लियस के ऊपर मान लो 100 चार्ज था, 100 पॉजिटिव था, हम ये मान लेते, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उस चार्ज से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर होगी बात ये। लेकिन बीच वाले इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ चार्ज इन पे भी यूज होगा। तो यहां तक जाते जाते वो 100 नहीं बचेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस पे जितना इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है 100 में से इस पे 20 पड़ रहा हो, 100 में से 10 पड़ रहा हो, तो वो जो इफेक्ट है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का इस पे इफेक्ट कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू कंप्लीट के, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। और उसको हम स्लैटर्स रूल से निकालते हैं कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हम स्लैटर्स रूल पे वीडियो बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा बेटा, उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी, और उतना कम क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट है बेटा, इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इसको ऐसे बोलते हो, नंबर 5 इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज का साइन लगा के मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब बेटा जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये बेटा एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल। हैंस इनका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईयर होती है। अगर आप सेकंड पीरियड की बात करें बेटा, ध्यान से देखना, सेकंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब हमारे पास क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज बेटा डिक्रीज होता है। ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करो तो जनरली ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन जब आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो एटॉमिक नंबर की, तो नाइट्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3, और इसमें होती है 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर क्या है 7। तो बेटा अगर मैं सेल बनाऊं तो वैलेंस सेल में क्या आएगा 2s2, ये हो गया 2s2 और 2p3,
तो ये क्या हो गया 2p3, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। तो ये क्या है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं एटॉमिक नंबर 8, तो वैलेंस शेल कितना बनेगा 2s2 और 2p4, 2p4। तो ये हाफ फील्ड नहीं है बेटा, तो ये क्या है पार्शियल फील्ड, यानी वो कंप्लीटली फील्ड नहीं है, या हाफ फील्ड नहीं, पार्शियल फील्ड। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यानी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी बनेगी वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है बेटा हाफ फील्ड है, बट यहाँ क्या है हाफ फील्ड नहीं है। तो जब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड आती है तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है ग्रुप नंबर 18, वो क्या होते हैं बेटा एग्जैक्टली फुल्ली फील्ड, वो फुल्ली फील्ड होते हैं जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेफ्ट टू राइट कैसे बिलोंग करती है। वेरिएशन की हम बात करेंगे, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिसिटी, या फिर वो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम कैसे मूव करती है। तो अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन of ionization enthalpy in the periodic table, या periodic table बोल देते हैं, in the periodic table, ठीक है। तो हम सबसे बात करते हैं along a period, variation along a period, ठीक है बेटा। तो यानी कि जब हम along a period मूव करते हैं, as we move along a period, atomic size decreases, hence ionization enthalpy increases। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बेटा इंक्रीज होनी चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। अब केस कौन सा होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो केस होता है वो क्या होता है बेटा आपका एक्सेप्शनल केस होता है। तो देखेंगे ध्यान से, नाइट्रोजन वगैरह का केस भी हम स्टडी करेंगे अभी। तो साइज एटॉमिक साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी अलोंग ए पीरियड। तो हम अलोंग ए पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अलोंग ए पीरियड हम मूव करते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हमारे सामने आती हैं। तो जैसे मान लो मैं सेकंड पीरियड लिख रहा हूँ बेटा, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ठीक है, ये बोरोन है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये नियोन, ठीक। अब मैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखूंगा बेटा किलो जूल पर मोल में। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में मैं लिख रहा हूँ। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 520 होती है बेटा। बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो करीब करीब 899 होती है और 801 बोरॉन की होती है। और कार्बन की बेटा 1086 ये वैल्यू लिखी हुई है। नाइट्रोजन की थोड़ी ज़्यादा है 1402, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बेटा 1314 होती है और फ्लोरीन की 1681 और नियोन की सबसे ज़्यादा 2080 होती है। जनरली हम देखें लेफ्ट राइट जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शनल केसेस है। जैसे फर्स्ट तो ये है बेटा, सेकंड ये भी है, देखो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पहले इतनी इंक्रीज नहीं हो रही। और थर्ड ये भी है कि डिक्रीज हो रही है। और फोर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये करीब 3-4 पार्ट है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ बेरिलियम और बोरॉन की। इन केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन जो एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब जहाँ पर हम देखते हैं डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो डायरेक्ट लेफ्ट राइट जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है।
तो जो बेरिलियम होता है, मैं बात करूं बेरिलियम की, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 4 होगा। तो बेरिलियम क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है बेटा। और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 5 होगा। तो ये भी क्या आएगा 1s2 2s2 2p1। अब देखो बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में लाई कर रहा है s में, 2s में, और ये 2p में, यानी दोनों क्या सेम सब सेल में है। और हमने सेम सब सेल में पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ा है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि भैया 2s की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी 2p से, ठीक है, क्योंकि 2s क्या ज्यादा पेनिट्रेट होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 2p के। तो 2s की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी पेनिट्रेशन इफेक्ट से। तो यानी कि 2s वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू 2p से। तो इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे, बोरोन से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो लार्ज इंक्रीमेंट है, लार्ज इंक्रीमेंट इन, अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बन की जब मैं बात करता हूं बेटा एटॉमिक नंबर 6, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p2। तो जो लास्ट सेल है बेटा s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2, तो p क्या है पार्शियल फील्ड, ठीक है। अब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं एटॉमिक नंबर बेटा 7, तो 1s2 2s2 2p3। अब देखो वैलेंस सेल की बात करेंगे सिर्फ, s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 2s2, और 2p में कितने हैं बेटा 3 2p3। और ये 2p3 क्या है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल, और एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन की बेटा, तो नाइट्रोजन में एग्जैक्टली क्या है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कार्बन में क्या आ गया हाफ फील्ड आ गया, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन बनाऊँ, ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन में हाफ फील्ड नहीं होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8, तो 1s2 2s2 2p4। 2p4 मतलब क्या है बेटा पार्शियल फील्ड, तो ये पार्शियल फील्ड होगा, और नाइट्रोजन क्या होगा हाफ फील्ड होगा। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की। उसके बाद नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्यों देखेंगे, तो जो नियोन है एटॉमिक नंबर बेटा 10, तो आप कैसे लिखोगे 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6। वैलेंस सेल देखो बेटा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और मैक्सिमम 6 ही हो सकते हैं। तो यानी कि 2p क्या है बेटा फुल्ली फील्ड। अब फुल्ली फील्ड है तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फुल्ली फील्ड क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो यानी कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल होता है फुल्ली फील्ड, तो फुल्ली फील्ड की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो ये पता चल गया अलोंग ए पीरियड कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी कर रही है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा, डाउन द ग्रुप जाते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। अलोंग ए पीरियड जर्नली आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, बट कभी कभी जब हम सेकंड ग्रुप से 13 ग्रुप पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, और 15 से 16 पे जाते हैं तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन विद इन ए ग्रुप। ग्रुप की अगर हम बात करें, वेरिएशन विद इन ए ग्रुप, वेरिएशन विद इन ए ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें, एज वी मूव
डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल टेक प्लेस। न्यू प्रिंसिपल सेल का बेटा क्या होता है, एडिशन होता है, हैंस इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जाते हुए, डाउन द ग्रुप मैं आपको पहले बता चुका हूं, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस बेटा। डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग फैक्ट आल्सो इंक्रीजेस। तो इन दोनों क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज कहेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन चलता है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो सिर्फ प्रिंसिपल सेल की बात करेंगे कि प्रिंसिपल सेल ऐड हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट से, ठीक है। तो देखेंगे, तो अगर हम बात करें ग्रुप नंबर फर्स्ट की बेटा, ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो हम स्टडी करेंगे नहीं बेटा। तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो करीब 520 होती है बेटा किलो जूल पर मोल में आयनाइजेशन एंथैल्पी। सोडियम की बेटा अगर हम बात करें सोडियम की 496 होती है किलो जूल पर मोल में। ऐसे ही अगर मैं पोटासियम की बात कर रहा हूँ 419 होती है और ये 403 होती है और लास्ट में जाकर के 374। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ तक 24 का डिक्रीज हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज हुआ, बट यहाँ डिक्रीज थोड़ा कम हुआ। तो ये जो कम हुआ इसमें क्या होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट स्क्रीनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। नहीं, डिक्रीज कम हुआ, हाँ, स्क्रीनिंग का क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा की बजाय थोड़ी कम डिक्रीज होगी। बट इन सभी केसेस में यहाँ देखो बहुत ज़्यादा चेंज है। इस केस में क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा स्ट्रोंग है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो ये है डाउन द ग्रुप जाते हुए, डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।